हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी अच्छी स्टडी चल रही होगी आपकी। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैट का थर्ड लेक्चर, और इसमें हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जो पिछले क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे, इसमें कुछ और भी चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे, है ना। तो जो स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हों, तो आपको अगर पूरी इलेक्ट्रोस्टैट अच्छी तरह समझनी है तो आपको फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करना चाहिए। और जब वीडियो आप देखें तो बिल्कुल वैसे ही देखें जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हैं ना। आप प्रॉपर रूप से पेन कॉपी साथ में लें और उसको अच्छे से देखें, उसको राइट करें, फिर उसको अपने से प्रैक्टिस करें, चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। बाय द वे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पिछले दिनों हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, अभी और कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना। तो हमारे पास मान लो क्वेश्चन है ना कि एक जो है ट्रायंगल है हमारे पास, है ना, और ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। थोड़ा सा और बनाएंगे अच्छे से। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, 1 मीटर साइड है इसका, 1 मीटर और 1 मीटर, है ना। यहाँ मान लो Q1 चार्ज है और इसका वैल्यू दिया है 1 माइक्रोकुलम। यहाँ Q2 चार्ज है, इसका वैल्यू दिया है 2 माइक्रोकुलम। और यहाँ Q3 है, यहाँ है -3 माइक्रोकुलम। इस तरह का ज्योमेट्री हमको दिया हुआ है। हमको निकालना है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q1, है ना। हमको Q1 चार्ज पर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। ये जो Q1 चार्ज है, ऐसे हमारे पास कितने चार्ज है, Q1 Q2 Q3 चार्ज दिया हुआ है। Q1 का वैल्यू दिया है 1 माइक्रोकुलम, Q2 का 2 और Q3 का -3 माइक्रोकुलम। हमको इस पर चार्ज Q1 चार्ज पर फोर्स निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, बहुत सिंपल है। यहाँ लिखते हैं देखो, हमारे पास जो चार्ज जो ज्योमेट्री है कुछ इस तरह का है। Q2 Q1 और Q3 -3 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम। हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि हमको जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है, हमको ये मान के चलना होगा वह चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स नहीं लगाएगा। तो Q1 पर यदि हमको फोर्स निकालना है तो Q1 चार्ज किसी भी चार्ज पर फोर्स नहीं लगाएगा। क्लियर है। बाकी जो दो चार्जेस हमारे पास बचे हैं, ये दोनों चार्ज इस पर फोर्स लगाएंगे, किस पर, Q1 पर, बट Q1 किसी पर फोर्स नहीं लगाएगा। तो इसको समझने के लिए कैसे करते हैं, इसको देखो साइलेंट मान लो, ठीक है ना। हमारे पास सामने में कितना चार्ज दिख रहा है, Q2 और Q3, यानी ये दोनों चार्ज फोर्स लगाने वाले। अब मान लेते हैं Q2 जो है Q1 पर फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव है, क्या होगा, रिपल्सन होगा। पिछले क्लास में लोग डिस्कस किए हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बीच रिपल्सन फोर्स एक्ट करता है। ये ऐसे ही रहेगा, ऐसा मानते हैं। फोर्स के डायरेक्शन के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि Q1 अपने पोजीशन पर स्टेबल है, Q2 कुछ ऐसे आएगा और इसको इस तरह इस डायरेक्शन में धक्का लगेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में, है ना, ऐसा मान लीजिए। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन की हम लोग बात करें तो समझना है इस फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इसको हमने मान लिया F1। क्या मान लिया, F1। अब F1 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R², यही तो होता है। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है, Q1 का वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁻, माइक्रो की जगह पर -6 लिखेंगे, ठीक है। माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 लिखेंगे, है ना।
अब यहाँ देखो Q1 का वैल्यू और Q2, हम इसको Q1 मान लिए, मान लो इसी को मान लेते हैं Q1, तो हम ऐसा करते हैं इसका Q1 का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, ठीक है ना। Q1 का वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 आई इंटू Q2 का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई डिस्टेंस दोनों के बीच का दिया हुआ है 1 मीटर, तो हम यहाँ 1 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, हम K का भी वैल्यू रख लें तो K का वैल्यू कितना दिखेगा हमको, ठीक है ना। K का वैल्यू होगा 9 इंटू 10⁻9, ये आ जाएगा, है ना, F1 इक्वल टू, तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, और 10⁻⁻6 10⁻⁻12 होगा, और 9 यहाँ देखो 10⁻12 और 9 प्लस में है, तो देखो क्या आता है 9 इंटू 2 18 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻12, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 1, तो हो जाएगा 18 इंटू 10⁻, है ना, 10⁻−3, ये आ जाएगा 10⁻−3। तो इस तरह का सिचुएशन हमारे पास आ गया, है ना। 18 × 10⁻3 इसका F1 का वैल्यू पता हो। अब उसी तरह से देखो F2 में क्या है कि हमको देखना होगा कि देखो ये चार्ज तो फोर्स लगा लिया इस डायरेक्शन में F1, अब ये चार्ज क्या है निगेटिव है, ये चार्ज क्या है निगेटिव है, और ये चार्ज क्या है पॉजिटिव है, दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज हो गया, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, तो क्या होगा अट्रैक्शन होगा। अब अट्रैक्शन में देखना होगा कि फोर्स किधर अट्रैक्ट कर रहा है, कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं समझना, ये जो पॉजिटिव है ये तो स्टेबल है, ये तो कुछ नहीं करेगा। हमने बताया कि जिस चार्ज पर हमको फोर्स निकालना है उसको मान के चलना है, वो कहीं भी फोर्स नहीं लगा रहा, तो ये तो कहीं नहीं लगाएगा, बट ये लगाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये चार्ज क्या कर रहा होगा, ये चार्ज इस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि निगेटिव है तो अट्रैक्शन होना चाहिए, तो ये चार्ज तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो ये किधर लगा सकता है अट्रैक्शन के लिए, इस चार्ज को अपनी तरफ खींचे। डायरेक्शन समझ में आया, फिर से बताते हैं। देखो ये जो चार्ज है Q1, ये Q1 चार्ज कहीं फोर्स नहीं लगाएगा, पहली बात, क्योंकि इसी पर हमको फोर्स निकालना है, तो ये तो कहीं फोर्स नहीं लगाएगा। अब ये जो चार्ज है Q3, ये निगेटिव है तो अट्रैक्शन हो, तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए, खींचने के लिए किधर फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मान लो कि आपको यहाँ खड़ा कर दिया जाए और ये कहा जाए कि इस चार्ज को खींचो, कैसे खींचोगे, इसको अपनी तरफ खींचोगे ऐसे, नहीं अपनी तरफ ऐसे खींचोगे ना, तो वही चीज़, यानी क्लियर है कि यहाँ जो हमारे पास फोर्स लगेगा वह लगेगा इस डायरेक्शन में F2, और F2 का वैल्यू आएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। तो Q1 और Q2 की जगह Q3 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ एक चार्ज Q3 है ना, तो यहाँ जो जाएगा Q3 Q1 Q3 अपॉन R²। तो अब वैल्यू रखते अपन, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 का वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻6, Q3 का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9, 1 इंटू 10⁻6 और 3 इंटू 10⁻6। इसको सॉल्व करें, ठीक है ना, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, हम यहाँ सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट वहाँ लिख लेते हैं, यहाँ फाइनल रिजल्ट लिख लेंगे। तो 9 इंटू 3 ये तो हो जाएगा 27, ठीक है ना, और यहाँ देखो 10⁻⁻6 10⁻⁻6 यहाँ लिखते हैं क्या आता है, देखो यहाँ रफ करते हैं 10⁻⁻12 इंटू 10⁻9 नहीं आएगा, देख रहे हो 10⁻9 और 10⁻12 आया, तो यहाँ जो है दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो -12 + 9 तो 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 27 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया, यानी F1 भी पता हो गया, F2 भी पता हो गया। चलो F1 और F2 पता हो गया, तो ये जो Q1 चार्ज है, ठीक है ना, Q1 चार्ज है, इसको हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर दो फोर्स लग रहा है,
Q1 चार्ज पर दो फोर्स लगा, F1 इस डायरेक्शन में जैसा कि फिगर में हमने दिखाया है, F2 इस डायरेक्शन में लगा, यानी एक ही चार्ज पर दो डिफरेंट फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बताओ, हमने बताया है कि एक पॉइंट पर दो फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं या दो से ज़्यादा फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट करें, उस केस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम इस फोर्स को ऐड कर सकते हैं। नेट फोर्स निकालने के लिए इसको ऐड करेंगे, बट हमारा जो एडिशन होगा वो वेक्टर मेथड से होगा, ठीक है ना। तो वेक्टर के लिए यदि हमारे पास हम ऐसे मान लें कि एक वेक्टर जो F1 है इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर F2 इस डायरेक्शन में है, तो अगर दो वेक्टर को हमको ऐड करना हो तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि यदि दो वेक्टर है और दोनों के बीच एंगल कुछ इस तरह का दिया हो, क्या लिख लेते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, है ना, इस तरह का एंगल दिया हो तो हम क्या लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट, ये लिखते थे ना, यही रिजल्टेंट आता था हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट। यहाँ जो है ए की जगह पर फोर्स है F1 और बी की जगह फोर्स F2, ये दोनों को हम लोग इस फार्मूला से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं दोनों फोर्स का, लेकिन उससे पहले हमको दोनों के बीच, दोनों फोर्स के बीच का एंगल चाहिए हो। एंगल कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं ना, बहुत सिंपल है। देखो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल हमें पता है कितना होता है बताओ, 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल 60 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये टोटल एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल होगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 60 है 180 है, तो ये एंगल हमको निकल जाएगा। ये एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री। देखो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर। तो हमको 120 क्यों हमने लिया, इसको दिखाते हैं, पहले समझो। देखो इस वेक्टर का टेल पॉइंट देखो ना, हम ऐसे करें, F1 का टेल पॉइंट और F2 का टेल पॉइंट है, तो दोनों टेल के बीच का एंगल ये हमको निकालना होगा। ये एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताओ, ये एंगल 180 है और ए इक्विलेटरल है तो 60 हो गया, तो ये एंगल हो जाएगा, टोटल में से इसको माइनस करेंगे, 180 में 60 माइनस करेंगे तो 120 डिग्री। यानी क्लियर है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हमको पता हो गया। तो अब हम लोग रिजल्टेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला से, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के रूट से, है ना। देखो कैसे करते हैं, तो बहुत सिंपल है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, है ना, यहाँ तक आप नोट कर सकते हो। अब आगे देखो हम लोग इसको कैसे ऐड करेंगे। देखो तो हमारे पास आएगा एफ नेट इजिकल टू, है ना, एफ नेट इजिकल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, ये आ जाएगा। बोलो F1 का वैल्यू बताओ, F1 का वैल्यू हमें पता है, हमने निकाला था। F1 का वैल्यू देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। देखो F1 का वैल्यू हमने निकाला 18 इंटू 10⁻³ है ना, और 27 इंटू 10⁻³ है ना। तो देखो क्या करते हैं, 18 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 27 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, है ना, अब प्लस 2 F1 F2 कॉस 120 डिग्री, ठीक है ना। तो कॉस 120 डिग्री का वैल्यू हमें पता है ना, 18 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर 27, इसको हम लोग थोड़ा सही कर लेंगे, तो हमारे पास आ रहा है प्लस 27 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 2 F1 का वैल्यू हमको रखना है भाई, यहाँ वैल्यू हमें पता हो गया है तो हम रखेंगे 2 इंटू 18 इंटू 10⁻³ इंटू F2 का वैल्यू 27 इंटू 10⁻³ कॉस 120 माइनस 1/2। क्लियर है, 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। बोलो अब इसको सॉल्व कर लोगे, हमें लगता है सेल्फ से कुछ करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। 18 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर यहाँ आना चाहिए, ये स्क्वायर हो गया, प्लस 27 10⁻³ का स्क्वायर हो गया, और यहाँ हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस 18 इंटू 10⁻³
27 10⁻³ यहीं आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको तुम सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लो। कैसे? 10⁻⁶ 10⁻⁶ इसमें आ जाएगा, 10⁻⁶ यहाँ आएगा, 10⁻⁶ कॉमन ले लो सभी में से, है ना। फिर 10⁻³ बाहर हो जाएगा। हम एक बार कुछ करके दिखाते हैं, 1-2 स्टेप कर देते हैं, बाकी आप करना। यहाँ देखो, ये 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻³ का स्क्वायर और 10⁻³ का स्क्वायर इसमें हो जाएगा, तो 10⁻³ का स्क्वायर सभी में कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 18 + 27 - 18 × 27 नहीं आएगा का रूट, है ना। अब यहाँ देखो स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो 10⁻³ का रूट, और ये आ जाएगा हमारे पास 18 + 18 + 27 - 18 × 27। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी रिजल्ट है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना न्यूटन फोर्स आ जाएगा, है ना, ये न्यूटन में आएगा। यही हमसे पूछ रहा था। हम एक बार इसको देख लेते हैं, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना आप लोग, है ना। यहाँ ले कंसेप्ट यही होगा। यहाँ हमने क्या किया था, इसको 1 माइक्रोकूलम जो हमको दिया हुआ है, इस पर हमको फोर्स निकालना था। हमने इसको साइलेंट रखा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन लगा, पॉजिटिव निगेटिव इस डायरेक्शन में, एंगल दोनों वेक्टर के बीच निकाल लिया, और फिर हम इसको सॉल्व कर लिए। f1² + f2² + 2f1 f2 cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू 120 डिग्री हमने रखा, 120 का वैल्यू होगा -1/2। सॉल्व करेंगे, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। यहाँ स्क्वायर रहेगा हमेशा, इसका स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर है इसका, हमेशा हो रहा था ना स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो। अब ये जो रिजल्ट आ गया हम लोग का, अब देखो हम पिछले क्लास में क्या बताए थे, है ना। देखो पिछले क्लास में मैंने बताया था, एक ज्योमेट्री दिया था, मैंने बताया था कि ई ज्योमेट्री, जैसे यहाँ मैंने लिया था इस तरह से, यहाँ नहीं ले, हम थोड़ा सा इसको लग, दोनों में हम डिफरेंट, पिछले क्लास में जो हमने किया उसका एप्लीकेशन बता रहे। जैसे हमने बताया था यहाँ एक चार्ज था Q और Q, है ना, और हमने बताया था कि ये D डिस्टेंस था, ये D डिस्टेंस, है ना। और फिर हम लोगों को मिडिल पर फोर्स निकालना था और एक्सट्रीम पोजीशन पर जो चार्ज है उस पर फोर्स निकालना। हमने बताया था कि जो ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री जो दिख रहा है ना, ये काफ़ी इजी ज्योमेट्री है, तो हम लोग इजीली निकाल सकते थे। हमने इसका दोनों तरीका बताया था, एक तो वेक्टर मेथड बताया था, और दूसरा अपन ऐसे भी देख सकते थे कि यदि फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस कर दिया, और उसी केस में मिडल पर 0 फोर्स का रिजल्टेंट का वैल्यू आ रहा था। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ ज्योमेट्री इससे डिफरेंट है ना। इस केसेज में हमको एंगल निकालना ही पड़ेगा, विदाउट एंगल हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। यानी इस केसेज में हमको वेक्टर मेथड आना चाहिए, ठीक है ना। जब वेक्टर मेथड आएगा तभी हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। और वेक्टर मेथड कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकाल लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो कैसे निकलेगा, हम लोग जब देखेंगे कहाँ रिपल्सन होगा कहाँ ट्रैक्शन होगा, इस वजह से फोर्स का डायरेक्शन निकाल लेंगे। और जब फोर्स का डायरेक्शन पता हो जाएगा तो दोनों फोर्स के बीच का एंगल निकालेंगे, और एंगल निकल जाएगा तो फिर हम लोग इस फार्मूला से, ठीक है ना, इस फार्मूला से f1² f2² 2f1 f2 cos थीटा वाले फार्मूला से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया कि हमने वेक्टर मेथड क्यों आपको बताया था, पिछले क्लास में डिस्कस किया था, है ना। बाय द वे, चलो अब हम लोग जो है इस पर कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे, तो फिर इसको आप नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास देखो, यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ कहीं ओरिजिन ले लेते हैं ना, और यहाँ जो है -a0 इसका कोऑर्डिनेट है, और यहाँ है a0 इसका कोऑर्डिनेट।
और यहाँ कुछ चार्ज रख दिए Q इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर भी चार्ज रख दिए Q, और इससे ओरिजिन के परपेंडिकुलर एक चार्ज रखते हैं अपन Q नॉट, है ना, और ये कोई डिस्टेंस है y, ठीक है ना, ये y, ये जो डिस्टेंस है y एक्सिस पर रखे हमने, y डिस्टेंस मान लिया। ये ओरिजिन है, a0 इसका कोऑर्डिनेट दिया है, -a0 इसका कोऑर्डिनेट दिया, इस पर चार्ज Q है, इस पर चार्ज Q, और यहाँ ओरिजिन से y डिस्टेंस Q नॉट रखे, y डिस्टेंस पर एक चार्ज रख दिए Q नॉट। तो हमको निकालना है फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट, ठीक है ना, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y so that charge on, so that force on charge Q naught is maximum, ठीक है। Find the value of y so that force on charge Q naught will be maximum, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है ना। यहाँ चार्ज हम रखिए Q, यहाँ Q -a0 -a0 0 0, यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से y डिस्टेंस पर हमने Q नॉट चार्ज रखा, इस पर हमको फोर्स निकालना। ये क्वेश्चन जेई में पूछा भी गया है ना, तो हम लोग इस पर देखेंगे कि किस तरह का फोर्स आता है ना। इसमें मैंने कुछ ऐड भी कर दिया, फाइंड द चार्ज, हमको मैक्सिमम कहाँ होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, इससे फोर्स मैक्सिमम। भाई स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको समझेंगे कैसे इसको करते हैं, देखते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे, किधर किधर फोर्स क्या लग रहा है ना। तो देखो यहाँ जो है Q चार्ज है और इसका पोजीशन है a0, और यहाँ भी Q चार्ज है, इसका पोजीशन है -a0, क्या है -a0, तो -a0 इसका पोजीशन है, इस पर भी चार्ज Q। यहाँ हमने जो फोर्स रखा है, यहाँ जो मैंने चार्ज रखा है Q नॉट, है ना, और a0 0, ये डिस्टेंस थोड़ा सेम ही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये जितना इधर है उतना ही इधर रहेगा, ठीक है ना, -a0 और यह Q चार्ज का वैल्यू Q, इसका कोऑर्डिनेट दिया -a0। अब देखो हमको इस पर फोर्स निकालना है Q नॉट। ऐसा करते हैं, इस चार्ज की वजह से इस पर हमने क्या बताया था कि जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है, हमको ये मान के चलना होगा कि वह चार्ज जिस पर फोर्स निकालना है वह चार्ज किसी चार्ज पर फोर्स नहीं लगाएगा। ये चार्ज तो कहीं फोर्स नहीं लगा रहा होगा, बट ये दोनों चार्ज फोर्स लगा रहे होंगे, तो इसको साइलेंट कर लो, ये चार्ज फोर्स लगाएगा। और पिछले क्लास में हमने बताया था कि चार्ज जब भी फोर्स लगाता है तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगाता है। क्या करेगा बताओ, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगाएगा। तो एक तो भाई लाइन ज्वाइन कर लो, पहली बात तो ये, इसको लाइन ज्वाइन करो, है ना, लाइन ज्वाइन कराते हैं। एक तो ये है ना, दूसरा हम लोगों के पास है ना, ये, ठीक है। तो ए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा ना, तो इधर इस डायरेक्शन, मतलब ये तो साइलेंट है, ये तो कहीं फोर्स नहीं लगाएगा, फोर्स तो ये लगा रहा होगा Q, तो इसको साइलेंट रखो। ये चार्ज इधर से जाएगा दौड़ते हुए, इसको इधर धक्का लगाएगा, ऐसा हम मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये दौड़ के जा रहा है इस पर, ऐसा नहीं सोचना, बट ऐसा सोचना फोर्स के डायरेक्शन के लिए, ठीक है ना, कि यहाँ अगर चार्ज Q नॉट है तो ये क्या होगा, ये तो साइलेंट रहेगा,
ये ऐसे दौड़ते हुए जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसको हमने मान लिया F1। F1 का वैल्यू हमें पता है, F1 का वैल्यू जो है वह है K, है ना, Q नॉट अपॉन Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q नॉट, और ये डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, इसका अपन R मान लें, R का स्क्वायर, है ना, ये आ गया R का स्क्वायर। एक बार फिर से इसको थोड़ा अच्छा से करें और बड़ा लिखेंगे तो आ जाएगा F1 इजिकल टू F1 इजिकल टू K, F1 इजिकल टू K, Q की जगह Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q नॉट अपॉन ए डिस्टेंस R माने हैं तो R का स्क्वायर, ठीक है ना, R का स्क्वायर। ये आ गया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब ए भी चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा होगा ना, ए भी चार्ज जब फोर्स लगाएगा तो हम लोग देखते हैं क्या आता है ना, ए पॉजिटिव रिपल्सन होगा, है ना, ए पॉजिटिव रिपेल करेगा तो रिपल्सन जो होगा हो जाएगा F2, है ना, रिपल्सन जो होगा हो जाएगा F2। तो हम यहाँ लिखेंगे F2 इजिकल टू K, है ना, और यहाँ देखो Q1 की जगह है Q तो हमने रख लिया Q, Q2 की जगह है Q नॉट तो Q नॉट अपॉन ये जो डिस्टेंस इसको भी R हम मान लें, ठीक है ना, तो R का इसका। अब R का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, देखो ये डिस्टेंस हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, उसी तरह यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी A है, 0 से A तक, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट A 0 है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा A। उसी तरह यहाँ कोऑर्डिनेट -A0 है तो -A है तो माइनस केवल डायरेक्शन को शो करेगा कि निगेटिव से इधर है, सॉरी ओरिजिन से इधर है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लें तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगा, उस केस में ये डिस्टेंस ही इधर होगा, -A नहीं होके डिस्टेंस ले रहे हैं तो A ही रखेंगे, है ना, तो A हो गया और A तो Y है, ये तो Y। तो अगर हमको देखो यहाँ बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेनस निकल जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा A² प्लस Y² का रूट, है ना, ये आ जाएगा। सिमिलरली इसका क्या आएगा, इसका ज़रा समझो, है ना, इसका आ जाएगा A² प्लस Y², सेम आ जाएगा दोनों का, क्योंकि यहाँ जो है A² प्लस Y², है ना, क्योंकि इसका भी डिस्टेंस A है और ये Y है, मतलब बेस A है और परपेंडिकुलर Y है तो हाइपोटेनस, मतलब दोनों का सेम डिस्टेंस आएगा R का वैल्यू। तो R का लास्ट में ही रखते हैं, बट हमको फोर्स तो पता हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड पता हो गया, Q नॉट अपन R², R का वैल्यू हमने पता कर लिया, इसको लास्ट में रखते हैं। सिमिलरली F2 का वैल्यू Q नॉट अपन R², अगर R² का वैल्यू हम रखें भी तो कितना आएगा देखो, ठीक है, इसको समझ लेते हैं कितना आएगा। ये जो आएगा ना वो आएगा Q नॉट अपॉन, और R का वैल्यू जब स्क्वायर करेंगे तो रूट तो कैंसिल हो जाएगा, A² प्लस Y², है ना। चलो उसी तरह इसका देख लेते हैं, है ना, इसका क्या आता है समझो, Q नॉट अपॉन R का वैल्यू देखो, R का वैल्यू है A² प्लस Y² का रूट, तो जब स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाता है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो हमको ये जो है मैग्नीट्यूड पता हो गया है ना। अब हम लोग देखो क्या करते हैं। ऐसा है कि नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं ना। देखो अब हमने बताया अभी मैग्नीट्यूड हमें पता हो गया था, देख लो मैग्नीट्यूड हमें पता हो गया दोनों का। अब हम लोग जो है इसको आगे करेंगे। तो यहाँ देखो हमारे पास यही सिचुएशन था ना, ठीक है, इस तरह का। ठीक है, तो इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। ये था F1 और ये था F2, ठीक है। तो अगर मान लो ये वर्टिकल लाइन के साथ F1 यदि थीटा एंगल बनाता है, कुछ एंगल बना रहा है, ज्योमेट्री में हमें नहीं पता कि कितना एंगल होना चाहिए, इसका एग्जैक्ट एंगल इस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग नहीं निकाल सकते, तो फिर हम इसको थीटा मान लेते, ठीक है ना। सिमिलरली F2 भी उतना ही एंगल बनाएगा इस वर्टिकल लाइन के साथ, क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एंगल सेम ही आएगा। डेविएशन दोनों का वर्टिकल से सेम आएगा, जितना ए फोर्स लगेगा उतना ही, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो एंगल यहाँ ले लेते हैं थीटा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि देखो अब हमारे पास, हम लोग वेक्टर में पढ़े होंगे 11th में, कि अगर मान लो कोई वेक्टर है और कुछ इस तरह से है और ए एंगल थीटा है, समझना ये एंगल क्या है, थीटा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसको ऐड करना हो, दूसरा वेक्टर हो इस तरह का, ये एंगल थीटा दिया हो, कुछ थीटा डैश दिया हो, इस टाइप का डिफरेंट वेक्टर। तो हम लोग करते क्या है कि इसको एक्स एक्सिस माने, ये वाई एक्सिस है। तो अगर हमको फोर्स को ऐड करना है, हम मान लो यहाँ F1 मान लिया, F2 मान लिए और F3 मान लिए, इस तरह का सिचुएशन हमको। तो F1 F2 F3 को तभी ऐड कर पाएंगे जब सभी फोर्सेज या तो एक्स एक्सिस पर हो या फिर वाई एक्सिस पर हो। अगर फोर्स एक्स एक्सिस पर है तो एक्स को एक साथ हमने ऐड कर दिया, फोर्स यदि वाई एक्सिस पर है तो वाई को एक साथ ऐड कर दिया, और फिर दोनों को यूनिट वेक्टर से एक साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कोई फोर्स है एक्स डायरेक्शन में 5 न्यूटन और वाई डायरेक्शन में 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स लिखना हो तो 5I + 10J ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि 5 न्यूटन एक्स डायरेक्शन में और 10 न्यूटन वाई डायरेक्शन में। इसको डिटेल में आप वेक्टर में पढ़े हो। तो बाय द वे अगर मान लो कुछ फोर्स ऐसे दिए हों जो एक्स में भी नहीं है और वाई में भी नहीं है, कहीं एक्स वाई प्लेन में दिया, जैसे कि इस केसेज में F1 है, F2 है और F3। अब ऐसे फोर्सेज को कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे। F1 cos थीटा और यह हो जाएगा F1 sin थीटा। उसी तरह से F2 का ले लेंगे, F2 cos थीटा और F2 sin थीटा। उसी तरह F3 का F3 cos थीटा और F3 sin थीटा। ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है ना। पढ़े होंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में डिटेल्स पढ़े होंगे। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो है ना, जो फोर्स x और y प्लेन में नहीं है, उस फोर्स को हम लोग सबसे पहले एक प्लेन में डालें, मतलब प्लेन में सॉरी जो फोर्स एक्स वाई प्लेन में है उसको सबसे पहले कंपोनेंट में ब्रेक करके हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लेके आएंगे। एक बार फिर से बोलते हैं, जो फोर्स एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन मतलब ना ही एक्स पर है और ना ही वाई पर है, उस फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमको लेके आना होगा। यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। देखो यहाँ जो फोर्स है F1, अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लें, इसको वाई एक्सिस माने, तो F1 और F2 दोनों ना ही एक्स एक्सिस पर है और ना ही वाई एक्सिस पर है। तो क्या करना होगा, तो हमको इसको कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक कर देते हैं, बहुत सिंपल है। कैसे करते हैं उसको देखो। यहाँ क्या है, F1 का जो है एक कंपोनेंट आ जाएगा, है ना। इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। F1
कॉस थीटा है ना, F1 कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर F1 साइन थीटा, F1 साइन थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। F1 साइन थीटा, ठीक है ना। तो F1 को हमने ब्रेक कर लिया, देखो ए वाई एक्सिस पर हो गया, एक्स एक्सिस, F2 को भी, F2 F2 कॉस थीटा और इधर जो हो जाएगा F2 कॉस थीटा के बाद इधर जो होगा F2 साइन थीटा, F2 साइन थीटा, ये आ गया है ना। F1 कॉस थीटा, F2 कॉस थीटा, F2 ऐसे समझते हैं, F1 का एक कंपोनेंट जिसके साथ एंगल बनाएगा कॉस कंपोनेंट, तो F1 कॉस थीटा, F1 साइन थीटा। उसी तरह F2 जिसके साथ एंगल बना रहा है F2 कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर F2 साइन थीटा, है ना। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्यों? क्योंकि F1 का जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड F2 का है। मैग्नीट्यूड देख लो, अभी दिखाते अपन, देखो यहाँ जो F1 का मैग्नीट्यूड है वही F2 का मैग्नीट्यूड है ना। इस केसेज में यहाँ F1 और F2 तो इक्वल होगा, और जब इक्वल होगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा नेट फोर्स इधर नहीं होगा बल्कि नेट फोर्स अपवर्ड आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ नेट, है ना, एफ नेट इजिकल टू F1 कॉस थीटा प्लस F2 कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ जो आएगा F1 हम यहाँ लिख सकते हैं यार, F1 इजिकल टू F2, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे F1 कॉस थीटा और F2 के पोजीशन पर लिख सकते हैं F1 कॉस थीटा, तो कितना आ जाता है 2F1 कॉस थीटा, ठीक है ना। तो 2 F1 का वैल्यू हमें पता है, देखो F1 का वैल्यू क्या है, F1 का वैल्यू दिया हुआ है K नॉट A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे K नॉट अपॉन A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो हमारे पास जो आ जाएगा, समझना, F1 का जो वैल्यू आएगा 2K, है ना, 2K Q नॉट, 2K Q नॉट Q नॉट अपॉन A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। इसके बाद जो हमारे पास आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा तो हमको निकालना पड़ेगा, तो A एंगल थीटा है तो भाई ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस है y और ये डिस्टेंस दिया हुआ है A, तो इस ट्रायंगल में यदि हम कॉस थीटा निकालें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, और A दिया हुआ है A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ये दिया है ना। ठीक है, A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अब हम लोग क्या करते हैं समझना, यहाँ कॉस थीटा निकाल लेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा बेस मतलब y, तो यहाँ लिखेंगे y अपॉन, है ना, y अपॉन, अब ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ये आ गया। अगर हम इसको एक साथ लिखें तो हो जाएगा 2K Q नॉट इंटू वाई अपॉन
और ये क्या हो जाएगा, इसका तो पावर 1 मान लो, और रूट हटाएंगे तो पावर लिख सकते हैं 1/2। क्या लिखेंगे, 1/2। तो ऐड करेंगे पावर तो आ जाएगा a² प्लस y² का पावर 3/2। यही आएगा a² प्लस y² का पावर 3/2, यही आएगा। तो यही हमको फोर्स पूछ रहा था, है ना। यही फोर्स पूछ रहा, तो यही आ जाएगा एफ नेट, सॉरी एफ वन नहीं होगा, एफ नेट होगा यहाँ, एफ नेट हम निकाल रहे थे ना, एफ नेट आ जाएगा, ठीक है ना, एफ नेट है। क्वेश्चन जेई में क्या पूछा था कि यदि y का वैल्यू है ना a के कंपैरिजन बहुत लेस है, इफ y इज वेरी वेरी लेस देन a, है ना, उस केसेज में a² प्लस y², है ना, a² प्लस y², और ये बहुत लेस है, तो इस केस में y को निग्लिजिबल मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा a² के इक्वल। y बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा है a से, तो y को अपन 0 मान सकते हैं। ये वैसे ही जैसे समझ, यह हम समझाते हैं, मैथमेटिक्स ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर मान लो y का वैल्यू हम मान लें 0.0001, ये वेरी वेरी लेस है, a का वैल्यू हम मान लें 5, ऐसे मान लेते है ना। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो कितना आएगा 0.0000, ऐसे करके आएगा ना, बोलो ये लेस हो जाएगा, और भी देख लेना, 0 थोड़ा और बढ़ जाए मे भी, तो ये 25, यानी देखो 25 से क्वांटिटी बहुत छोटा होगा, स्क्वायर कर दिए हमने, मान लिया कि y जो है a है, और एक y का वैल्यू a है और a का वैल्यू 5 है। अगर हम इसको स्क्वायर करें तो और वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो 25 के कंपैरिजन में ये टर्म को अपन 0 मान सकते हैं। यही चीज़ हमने किया, है ना, यही चीज़ हमने किया। तो हमने क्या किया, ठीक है, हमने इसको 0 मान लिया y को, तो क्या आ जाएगा, तो ये 0 आ गया तो a² लिख सकते हैं, तो एफ नेट इस केस में आ जाएगा 2k अपॉन, और ये हो जाएगा a² का पावर 3/2 इंटू y, ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन यही में शायद यही था, अगर मुझे ध्यान हो तो, कि एफ नेट का जो वैल्यू है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो Q0 के ए, ये सब तो कांस्टेंट हो गया, प्रोपोर्शनल होगा y के। यानी अगर ए पूछा जाए आपसे, या पूछा गया क्वेश्चन कि एफ किसके प्रोपोर्शनल था, तो आप क्या लिखते, y के, है ना। तो नेट फोर्स यदि पूछता तो यह आया। अगर क्वेश्चन में ऐसा, हालांकि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि y का वैल्यू a से बहुत छोटा है तो f किसके प्रोपोर्शनल है, ऐसा पूछा इसमें नहीं गया है जो क्वेश्चन हमने दिया था, बट जेई में ऐसा पूछा था कि अगर y का वैल्यू a से बहुत लेस हो, है ना, तो उस केसेज में जो नेट फोर्स आएगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो y के प्रोपोर्शनल होगा। हमने बता दिया ये चीज़ें, है ना। तो यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। लेकिन अब हमको जो क्वेश्चन में ये भी था उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y सो दैट फोर्स ऑन चार्ज Q0 विल बी मैक्सिमम। तो हमने फोर्स तो निकाल लिया, किस पर, Q0 पर, फोर्स का वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना आया, देखो ये आ गया 2kQ0 y अपॉन a² प्लस y² पावर 3/2, ये तो फोर्स आ गया। अब हमको करना है कि ये फोर्स मैक्सिमम कहाँ होगा, y के किस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा, ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सोचो, बहुत सिंपल है। देखो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, देखो ऐसा करते हैं कि इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं ना। हमको जो फोर्स का वैल्यू आया था, फोर्स का वैल्यू कितना आया था, एफ नेट इजिकल टू, ठीक है ना, एफ नेट इजिकल टू के Q0, है ना, अपॉन a² प्लस y² का पावर 3/2 इंटू y, है ना, यही आया। अब इसको हमको मैक्सिमम करना है, तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमम फोर्स डी एफ नेट, है ना, अपॉन, है ना, डी एफ नेट अपॉन डी वाई, है ना, इक्वल टू 0, है ना। तो d अपॉन dy, इसको
इसको लिखेंगे के क्यू क्यू नॉट वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 इक्वल टू 0। तो हम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि यदि किसी फंक्शन को मैक्सिमम करना हो तो क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो एफ को मैक्सिमम करना है, इसको हमने वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। जो कांस्टेंट टर्म है बाहर करो, के क्यू क्यू नॉट डी अपॉन डी वाई और वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2, है ना, इक्वल टू 0, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे तो 0 में डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा डी अपॉन डी वाई, है ना, वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, यही आया, ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखेंगे 0, ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा 0, ये आ गया। तो यू बाई वी के फॉर्म में हम लोग करेंगे, ठीक है ना, यू बाई वी के फॉर्म में हम लोग करेंगे। यू बाई वी के फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। देखो यहाँ डिफरेंशिएशन जिसको नहीं आता है वो डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर में जाके, डिफरेंशिएशन में जो हमने लेक्चर में पढ़ाया उसमें जाके डिफरेंशिएशन को अच्छे से रिवीजन कर लो, उसको एक बार वीडियो को देखो, जहाँ डाउट होता है फिर एक बार देखो तो क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ हम डिफरेंशिएशन यहाँ करने वाले हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। और यहाँ देखो, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 ये ले लिया हमने, इंटू डी अपॉन डी वाई इंटू वाई माइनस, है ना, वाई बाहर लिया, डी अपॉन डी वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 0। हमने यू बाई वी के फॉर्म में किया है, एक बार फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो डी अपॉन डी एक्स यू बाई वी हो, यू बाई वी दिया हो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं बताओ, हम लोग ऐसा करेंगे कि इसको v को कांस्टेंट मान लेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे, डी अपॉन डी एक्स माइनस, जैसे ध्यान देखो यहाँ जो टर्म था v की जगह पर है, यहाँ v को कांस्टेंट माने यहाँ रख दिए और u को डिफरेंशिएट कर रहे थे, u a है, यहाँ डिफरेंशिएट कर, अब माइनस करना है। अब u को कांस्टेंट मानेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन v स्क्वायर। तो u को कांस्टेंट, तो u के पोजीशन पर y है, y को कांस्टेंट मान लिए और v के पोजीशन पर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 है, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 रख लिए, ठीक है। अब देखो इसको स्क्वायर कर दिए, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, अब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 और इसका वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा, माइनस y तो रहेगा, x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया तो 3/2, है ना, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, और 3/2 माइनस 1 इन साइड का करेंगे तो इन साइड का हो जाएगा 2y, है ना, इक्वल टू 0, ये टर्म आता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन हो सकता है, तो यहाँ कॉमन जो होगा वह होगा, इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं और आसान हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 3/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। और a2 और a2 तो कैंसिल ही हो जाएगा और y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y स्क्वायर इंटू ए वाला टर्म जो है इसमें से 3/2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2 इक्वल टू 0, ये आगे, ठीक है ना। देखो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसी टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ हमने इसको डिफरेंशिएट 2 कैंसिल हो गया, y से मल्टीप्लाई कर लिए तो 3y स्क्वायर हो गया और ये टर्म ऐसे ही हो। अब हम लोग देखो क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2 ये दोनों में है, हमने इसको कॉमन लेना है ना। तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2, है ना। और ये देखो ये क्या आता है ना, ये कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया,
इस टर्म बच गया ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हो गया। अब इसके बाद यहाँ जो है यहाँ ही बच गया। अब इसमें से 1/2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, -3y स्क्वायर। यहाँ होगा -3y स्क्वायर इक्वल टू 0। इस टर्म को इधर लाएंगे 0 हो जाएगा, इस टर्म को इधर लाओगे 0 में डिवाइड होगा 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3y स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। तो हो जाएगा ए स्क्वायर -2y स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो y स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर बाई 2, तो y का वैल्यू आ गया a/√2 प्लस माइनस, ठीक है ना। तो यही हमसे पूछ रहा था कि y का क्या वैल्यू होना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम फोर्स हो। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए y का जो वैल्यू होना चाहिए प्लस माइनस a/√2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी शायद क्वेश्चन पूछा गया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है, y का जिससे कि फोर्स मैक्सिमम हो। तो y का वैल्यू हमें ध्यान हो गया, ठीक है। हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था, ठीक है। क्वेश्चन यही था कि हमको फोर्स निकालना था क्यू नॉट पे। हमने पहले डायरेक्शन निकाल लिया, ठीक है। डायरेक्शन निकालने के बाद फिर हमने क्या किया, हमें देख रहे हैं कि F1 और F2 ना ही एक्स एक्सिस पर है और ना ही वाई एक्सिस पर है। हम इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लिए और फिर नेट फोर्स निकाल लिए। F1 का वैल्यू यहाँ रख लिए, हमारा नेट फोर्स पता हो गया। और नेट फोर्स को जब मैक्सिमम करना हो तो हम जानते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करेंगे तो हमको किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा पता चल जाएगा। यदि आपको डिफरेंशिएशन आता है तो ये इजीली कर सकते हैं, इतना स्टेप जाएगा भी नहीं, हमने तो समझाने के लिए बताया है। आप इजीली कई स्टेप्स कैलकुलेशन में कट कर सकते हो और सेल्फ से कर सकते हो, और फाइनल रिजल्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस a/√2, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और भी इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके, थैंक यू।